स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपको नर्स्ट इक्वेशन आगे हम डिराइव करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर की जो कंसनट्रेशन होती है आयंस की, जैसे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। जो कंसनट्रेशन ऑफ आयंस है वो उतनी नहीं होती जितनी वो सॉल्यूशन में है, दैट इज़ ऑलवेज लेस देन देयर एक्चुअल कंसनट्रेशन। ठीक है, मतलब एक तो कंसनट्रेशन होगी और एक होगी कंसनट्रेशन से थोड़ी सी लेस होती है जो इफेक्टिव कंसनट्रेशन है उनकी, और उस इफेक्टिव कंसनट्रेशन को क्या नाम दिया जाता है? एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसमें जो इफेक्टिव कंसनट्रेशन है आयंस की सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज़ लेस देन देयर एक्चुअल कंसनट्रेशन। एक्चुअल कंसनट्रेशन से वो वैल्यू कम होगी और उस इफेक्टिव कंसनट्रेशन को क्या नाम दिया जाता है? एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और इस एक्टिविटी को हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये से कि जो एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ सिंबल ए से, एंड ए इज इक्वल टू गामा इंटू एम। ठीक है, गामा को क्या बोलते हैं हम? एक्टिविटी कोफिशिएंट। एम को बोलते हैं मोलैलिटी या फिर एक्चुअल कंसनट्रेशन। ठीक है, सो दैट मीन्स जो एक्टिविटी है आपकी वो मोलैलिटी से क्या होगी? गामा फैक्टर ज़्यादा है। ठीक है, अब गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट मीन्स वो जो इफेक्टिव कंसनट्रेशन है वो लेस होगी, दैट मीन्स गामा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई एम। सो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ एक्टिविटी टू द एक्चुअल कंसनट्रेशन और मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, सो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है, पहले ही क्या है? एक्टिविटी, सेकेंड क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो एक्टिविटी का क्या है कि जो इफेक्टिव कंसनट्रेशन है आयंस के सॉल्यूशन के अंदर वो लेस है एज़ कम्पेयर टू देयर एक्चुअल कंसनट्रेशन। ठीक है, सो एक्टिविटी क्या होती है? गामा फैक्टर इनटू दैट इज़ एक्चुअल कंसनट्रेशन एम मोलैलिटी। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बाई एम। दिस गामा इज कॉल्ड एज एक्टिविटी कोफिशिएंट, दैट इज़ रेशो ऑफ द एक्टिविटी टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या फाइंड आउट करना है? हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ईएमएफ का टू द एक्टिविटीज़ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हो आप इसको नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर की, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, सो अब हम क्या पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो सपोज कर लो आपके पास कोई भी सेल रिएक्शन है, ठीक है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी एंड सो ऑन, उन्होंने रिएक्ट किया, क्या फॉर्मेशन की? एक्स मोल्स ऑफ एक्स प्लस वाई मोल्स ऑफ वाई प्लस एंड सो उन्होंने फॉर्मेशन की। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? देखो, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज इन द स्टैंडर्ड स्टेट प्लस आर टी एल एन ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ जो प्रोडक्ट है दैट मीन्स ए एक्स रेज टू द पावर क्या आएगा? जो उसका कोफिशिएंट है आगे, सो दैट मीन्स ए एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू ए वाई रेज टू द पावर वाई एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे कुछ कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए रेज टू द पावर ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी रेज टू द पावर बी एंड सो ऑन। ये है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट जब हम लिखते हैं तो रेज टू द पावर क्या आएगा? जो इसका कोफिशिएंट है दैट मीन्स ए एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू ए वाई रेज टू द पावर वाई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर ए इंटू ए बी रेज टू पावर बी एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को नाम दिया गया फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी नोट क्या है? दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, दैट फ्री एनर्जी इन द स्टैंडर्ड स्टेट। और देखो ए बी ए एक्स एंड ए वाई रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ऑफ ए बी एक्स एंड वाई इन द स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया, इस इक्वेशन को क्या दिया? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई एम एफ। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैराडे कांस्टेंट। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट की बात करती हूँ तो ये क्या आएगा? माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन एफ ई नोट। ई नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ द सेल। ये इक्वेशन हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। सो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में से जो डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ रही है इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट
प्लस आर टी एल एन ऑफ ए एक्स रेस टू द पावर एक्स इंटू ए वाई रेस टू द पावर वाई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर ए इंटू ए बी रेस टू द पावर बी। ठीक है, सो यहाँ से देखो एन एफ और एन एफ मैं उस तरफ ले जाती हूँ, नेगेटिव साइन को भी अगर मैं रीअरेंज कर देती हूँ तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ ए एक्स रेस टू द पावर एक्स इंटू ए वाई रेस टू द पावर वाई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू पावर बी एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को नाम दिया गया इक्वेशन 4 का। सो इक्वेशन 4 इज कॉल्ड एज नर्स्ट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ई एम एफ ऑफ अ सेल। सो इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया है, नर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया गया। किसकी टर्म्स में, एक्टिविटीज़ की टर्म में नाम दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो देखो, अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशंस हैं, आपको इन नोट्स में सारे दे चुकी हूँ, अगर आपके पास जो कंसंट्रेशंस है दीज आर नॉट वेरी हाई, देन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किससे रिप्लेस कर देंगे, कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा नहीं है, सो एक्टिविटीज़ आर रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एक्स इंटू concentration of I raised to power y and so on divided by concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B and so on 5. So activities या फिर concentration की टर्म में हमने ये नर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली, इक्वेशन 4 और 5। और एक्टिविटीज़ या फिर कंसंट्रेशन जैसे प्योर लिक्विड हो गए, प्योर सॉलिड हो गई या फिर गैसेज होगी। गैसेज किस पे, एट 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर पे जो गैसेज होगी उनकी जो एक्टिविटीज़ या कंसंट्रेशन है उनकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम, यूनिटी लेते हैं, दैट मीन्स 1 ले लेते हैं। ठीक है।